सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, सामान्य ज्ञान का इन 50 क्वेश्चंस के माध्यम से आज इस क्लास में संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। 50 प्रश्नों के माध्यम से साथियों ऑल चैप्टर्स को, ऑल टॉपिक्स को यहाँ पर खत्म किया गया है। प्रश्न हम लोग देखेंगे और उससे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को भी कवर अप किया जाएगा इस एकमात्र क्लास में। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि कारगिल विजय दिवस साथियों कब मनाया जाता है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें 26 जुलाई, आपको ध्यान रखना है कब साथियों, 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो अगर आंसर आपसे पूछ लिया जाए क्या होगा कारगिल विजय दिवस का, तो 26 जुलाई हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें 11 जुलाई की, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, और 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए पर्यावरण विभाग साथियों, इसकी स्थापना कब की गई, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए पर्यावरण से मुझे याद आया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो 5 जून 1974 को मनाया गया। उसके अलावा अगर बात करें कि पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, आपको ध्यान रखना है साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो विंग्स ऑफ फायर ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक साथियों कौन है, तो अब्दुल कलाम है, अब्दुल कलाम है। ये आपको ध्यान रखने, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगर अब्दुल कलाम की बात करते हैं तो इन्हें भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है और अब्दुल कलाम को भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। कब नवाजा गया था, तो 1997 में नवाजा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए SEZ की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, बताइए। देखिए SEZ की फुल फॉर्म क्या होगी, तो साथियों स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको हम लोग कह सकते हैं। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत कब की गई साथियों, तो 2005 से की गई, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो निर्यात को बढ़ावा देना साथियों, इसका उद्देश्य है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए प्रेम पचीसी के रचयिता कौन है, बताने की कोशिश कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है मुंशी प्रेमचंद्र की अगर बात करते हैं तो ये प्रेम पचीसी के लेखक हैं। उसके अलावा अगर बात करें मुंशी प्रेमचंद्र की और कौन कौन सी रचनाएं, आपको ध्यान रखना है, करम भूमि, गबन है, गोदान है, उसके अलावा सेवा सदन है और निर्मला है। ठीक है, चलिए मुंशी प्रेमचंद की अगर बात करें तो कलम का जादूगर इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलम का जादूगर कहा जाता है। उसके बाद देखिए एशिया का प्रथम और विश्व का दूसरा मानव DNA बैंक कौन सा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो कौन सा है साथियों, यानी सॉरी कहां पर है बैंक बना, जो है ये कहां पर बना है, तो लखनऊ में बना है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का जो कार्य होता है ना साथियों, ये क्या कार्य होता है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए साथियों अगर आप सभी लोगों ने क्लास को लाइक ना किया हो तो एक बार साथियों आप सभी लोग क्लास को लाइक करके वीडियो को शेयर एक बार अवश्य कर देंगे। चलिए तो अगर बात करें साथियों अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करना नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों पर प्रारूप तैयार करना, तो बिल्कुल सही। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। विवादों के समाधान ये भी नहीं होगा, पंच निर्णय को प्रोत्साहन ये भी नहीं होगा। तो आंसर बी पढ़ा और बी ही सही लगा, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कि जापान में दुनिया का सबसे ऊंचा, ठीक है साथियों क्या लिखा हुआ है, 2080 फीट का संचार टावर बनकर तैयार हुआ है, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए तो अगर बात करें स्काई ट्री टावर उसका नाम है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है और ऊंचाई भी इसकी आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र साथियों ये कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है और हिमाचल प्रदेश के चंबा घाट सोलन में स्थित है। तो जिनका आंसर यहां पर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर पूछा जाए भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहां पर स्थित है, तो कानपुर में। उसके अलावा भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है, तो ये भी कानपुर में। उसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो नागपुर में। इतनी जानकारी साथियों आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि उनमें से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए। चलिए देखिए, अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर कि राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। अगर बात करें ब्रह्मा समाज की तो इसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय के द्वारा साथियों इसकी स्थापना की गई, ठीक है। और कब की गई, कहां पर की गई, तो कलकत्ता में की गई। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की अगर बात करें साथियों तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और कहां पर की गई साथियों, तो अहमदाबाद में की गई। अगर बात करते हैं साथियों विश्व भारती की तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की गई 1921 में। लेकिन किसके द्वारा की गई, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। और कहां पर की गई, तो कलकत्ता में की गई। अगर बात करें ये तो सभी सही है साथियों, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। जिनका भी आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अगर चैनल पर आप सभी लोग नए हैं, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों फटाफट एक बार क्लास को लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए साथियों। तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है साथियों, शंकर दयाल शर्मा है। कौन है, शंकर दयाल शर्मा है। इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए उसके बाद देखिए कि अश्विनी पोनप्पा किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं, बताइए। अश्विनी पोनप्पा की अगर बात करें तो ये साथियों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कौन है, ये साथियों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ठीक है साथियों। उसके अलावा अगर बात करें साइना नेहवाल की थी, जो पीवी सिंधु की बात करें, श्रीकांत की बात करें, ठीक है, किदाम्बी श्रीकांत की बात करें तो ये भी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है फ्लोवियन एम्फीथिएटर के रूप में जाने वाला कोलोसियम कहां पर स्थित है, बताइए। तो ये साथियों कहां पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ये जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो रोम में स्थित है। कहां पर साथियों, रोम में स्थित है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि पवित्र शहर मक्का साथियों ये कहां पर स्थित है। तो पवित्र शहर मक्का जो है ना, ये सऊदी अरब में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर आपका जिनका भी है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें सऊदी अरब की तो सऊदी अरब की राजधानी तो रियाद है। इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा साथियों रियाल है, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात करें तो राजधानी इसकी आबू धाबी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं मोहम्मद साहब साथियों, इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो मक्का में इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जिस मूर्ति का अनावरण उनके रामेश्वरम स्मारक में किया है, इसमें उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए तो वीणा साथियों, यहां पर अगर बात करें वीणा होगा या मृदंग होगा या तबला होगा साथियों या वायलिन होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एक बार बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। चलिए तो जिनका भी आंसर साथियों यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी, बताने की कोशिश कीजिए। तो 1896 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो की गई थी ना, वो यूनान की राजधानी एथेंस में की गई थी। इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगर बात करें 1896 के ओलंपिक में कुल कितने देशों ने भाग लिया था, तो 14 देशों ने भाग लिया था। इसमें साथियों 241 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ये भी आपको ध्यान है, यानी कि 14 देशों के 241 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए विलियम डोरेम्पल की किताब सिटी ऑफ डिगिंस के भारतीय शहर से संबंधित है, किस भारतीय शहर से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो साथियों दिल्ली शहर से स्थित है, दिल्ली शहर से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा।
उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, तो कौन सा ऐसा पुरस्कार है जिसको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा साथियों प्रदान किया जाता है, बताने की कोशिश कीजिए। तो बात करें भारत रत्न को भी दिया जाता है, परमवीर चक्र को भी, शौर्य चक्र को भी, यानी कि ये सभी पुरस्कार साथियों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार साथियों कौन सा है, बताइए। चलिए, तो क्या आपका राइट आंसर होगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था। इस प्रश्न को मैं आपको साथियों कई बार करवा चुका हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो तानसेन सम्मान की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कला और संगीत के लिए दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर इनका जिनका भी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगर बात करें साथियों महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है ना, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ये किस सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तानसेन का जिक्र है ना यहाँ पर, तानसेन सम्मान का, तो तानसेन की अगर बात करें तो ये अकबर के दरबार में साथियों थे और 9 रत्नों में से एक थे जिनका नाम था तानसेन। उसके बाद देखिए 21वें नंबर का प्रश्न है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है, बताइए। तो मोंगिया पत्तन साथियों कहां पर स्थित है, तो बांग्लादेश में स्थित है, या आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, बताइए भाई। चलिए, देखिए यहां पर अगर बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो फातिमा बीबी इनका नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। पूरा इनका क्या नाम था, तो मीरा साहिब फातिमा बीबी इनका पूरा नाम था, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखें। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, तो ये हिमाचल प्रदेश की बनी थी और लीला सेठ इनका नाम था। ये दो मुख्य रूप से पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है। रोवर्स कप साथियों किस खेल में दिया जाता है, तो साथियों फुटबॉल के विजेता टीम को दिया जाता है रोवर्स कप। इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। फीफा की अगर बात करें तो विश्व कप फुटबॉल का सबसे बड़ा कप है साथियों जो फीफा है, ठीक है। उसके अलावा साथियों अगर यहाँ पर बात करें कि राजीव गांधी ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी है, उसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री ट्रॉफी है, बेगम हजरत महल कप है साथियों, ये सारे के सारे फुटबॉल से संबंधित हैं। और अगर हॉकी की बात करें तो आगा खां कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया साथियों, ये सभी के सभी हॉकी से संबंधित है। तो इतने पॉइंट जितने मैंने आपको बताए हैं ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है, बताइए। चलिए, तो साथियों अगर बात करें जो आपको ध्यान रखना है, जो विंबलडन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है ये घास के मैदान में खेला जाता है। इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए आप सभी का कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, बताइए भाई। चलिए साथियों एक बार आप सभी लोग इस क्लास को लाइक करके क्लास को एक बार आप सभी लोग क्या करेंगे, क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर अवश्य कर देंगे, ठीक है। और इस प्रश्न का सही जवाब भी आप लोग बता देंगे कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें ना बृहदेश्वर मंदिर की, तो ये तो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा कालकाजी मंदिर की साथियों अगर बात करते हैं ना, तो कालकाजी मंदिर साथियों ये दिल्ली में स्थित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन देवी पाटन मंदिर सुल्तानपुर में स्थित नहीं है, क्योंकि देवी पाटन मंदिर साथियों यूपी के बलरामपुर में स्थित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित आपको साथियों करना है। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं ना हम लोग कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो 1954 में की गई थी। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करें तो साथियों इसकी स्थापना 1784 को की गई थी। और फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना की बात करें तो 1960 में की गई थी। तो साथियों क्या कूट बनना चाहिए, 1 2
3-4 साथियों ये आपके कूट बनना चाहिए। और ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, अजय जयराम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो कहां से साथियों करता है? अगर बात करें अजय जयराम का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपसे पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि NU स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है? तो किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, क्या इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है, कृष्ण विवर का गहन सर्वेक्षण किया जाता है, तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है साथियों, और कृष्ण विवर यानी कि ब्लैक होल इसको हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे जा रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है, बताइए। चलिए, अगर बात करें साथियों, द साइंटिफिक इंडियन भी है, एनविजनिंग एंड एम्पावर्ड नेशन भी है साथियों, लेकिन माई कंट्री माई लाइफ नहीं है। ठीक है साथियों, क्यों? क्योंकि ये साथियों किसकी आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ? तो साथियों लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है, तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा अब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है साथियों अबुल कलाम आजाद को। उसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाना था, जिसका पैराशूट नहीं खुलने की वजह से साथियों वो नष्ट हो गया, बताइए। चलिए, तो किससे लाना था साथियों? जेनेसिस से लाना था। सही जवाब आपका जो होगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, हैकर से क्या तात्पर्य है, मतलब हैकर किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए, वह व्यक्ति जो सड़क किनारे फुटपाथ पर गालियों में बात करता है, तो ये तो गलत है भाई। वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है, ये सही लग रहा है। वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है, नहीं। वह व्यक्ति जो फोन कॉल को रिकॉर्ड करता है, नहीं। तो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा, यानी कि सटीक उत्तर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण के लिए एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी, बताइए। चलिए, तो क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? डायनामाइट इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण के लिए एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि डायनामाइट के आविष्कार से मिली थी, इसलिए सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कोणार्क मंदिर का देवता साथियों कौन है, बताने की कोशिश कीजिए। अगर बात करें कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, तो भारत के ओडिशा में है। ये अगर बात करें किसको समर्पित है, तो साथियों सूर्य को समर्पित है, सूर्य देव को समर्पित है, इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ठीक है साथियों, और कोणार्क मंदिर की अगर बात करें तो इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया, तो 1984 में किया गया। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, इस कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो गंग वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। तो यूरोपीय संघ का सदस्य देश साथियों कौन नहीं है, तो अल्बानिया नहीं है, इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित असत्य है? सुमेल जो है वो असत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए, यहां पर अगर बात करते ना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने, बिल्कुल सही। रिवॉल्वर का आविष्कार कोल्ट ने किया, और फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया। लेकिन बाइसिकल का आविष्कार साथियों जो है वो लुइस पास्चर ने नहीं किया, क्योंकि बाइसिकल का आविष्कार साथियों किसने किया, तो कार्ल वॉन ट्रेस के द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, बताइए। भरतपुर सेंचुरी कहां पर है, बताइए। देखिए साथियों, चलिए यहां पर देखिए, अगर बात करें भरतपुर सेंचुरी किस नाम, देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि भरतपुर सेंचुरी को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है,
और आप सभी को पता है कि भरतपुर कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। तो भरतपुर सेंचुरी कहाँ पर स्थित होगी साथियों, राजस्थान में स्थित होगी और राजस्थान के भरतपुर में स्थित होगी। पूछा जाए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तब भी आपको साथियों क्या बताना है, राजस्थान ही बताना है। ठीक है साथियों, चलिए उसके अलावा अगर बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, बताइए। देखिए अगर बात करें भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इनका कार्यकाल कब से कब तक चला साथियों, तो 2007 से लेकर 2012 तक चला, ये आपको साथियों ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि सामरिक शस्त्र न्यूरीकरण संधि किनके बीच की संधि है, तो किनके बीच की संधि है साथियों, यूएसए और रूस के बीच की संधि है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाते हैं, तो भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र साथियों भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि सन सिटी कहां पर है, बताइए। चलिए देखिए सन सिटी की अगर बात करें ना हम लोग, तो सन सिटी कहां पर स्थित है साथियों, दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में स्थित है। तो दक्षिण अफ्रीका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर बात करें साथियों सन सिटी पूछा जाए कहां पर है, तो दक्षिण अफ्रीका, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, बताने की कोशिश कीजिए। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो ये तो उर्वरकों के उत्पादन से है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगर पूछा जाए बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो फल उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो अंडे के उत्पादन से। इतने पॉइंट साथियों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि यूनिसेफ का मुख्यालय साथियों कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो यूनिसेफ का मुख्यालय साथियों कहाँ पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए यूनिसेफ की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड हो जाएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसे पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है, बताइए। म्यांमार है, थाईलैंड है, फिलीपींस है या कंबोडिया है। तो अगर बात करें पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है, तो थाईलैंड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। जैसे कि बात करें म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो बर्मा था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि धार्मिक त्योहार दशहरा निम्न में से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है, तो किस राज्य में मनाया जाता है साथियों, कर्नाटक में मनाया जाता है। सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जो दशहरा है ना साथियों, ये कर्नाटक में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा दुर्गा पूजा कहाँ पर ये त्यौहार मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। छठ पूजा कहाँ पर मनाई जाती है, तो बिहार में मनाई जाती है। और पोंगल साथियों कहाँ पर मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल त्यौहार। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, तो जो एड्स होता है ना, एड्स साथियों ये एक मानव में होने वाला रोग है, तो ये एक कंप्यूटर वायरस नहीं होगा। अब नहीं होगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, बिल्कुल सही। अगर एड्स की फुल फॉर्म की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है साथियों, AQI से क्या अभिप्राय है, बताइए। AQI से क्या अभिप्राय है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इसको हम लोग कह सकते हैं। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों निम्नलिखित में से भिन्न आपको ज्ञात करना है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ECS की, किसकी साथियों, ECS की, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, अब ये साथियों बैंक से संबंध है इसका, यानी कि एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में अगर पैसे को भेजना होता है, भुगतान करना होता है साथियों, तो इसको ECS का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बैंक से संबंधित हो जाएगी। RTGS की अगर बात करें तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होती है, ये भी साथियों कहीं ना कहीं बैंक खाते से ही संबंधित है। अगर बात करते हैं NEFT की, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये भी कहीं ना कहीं पैसे भेजने से संबंधित है, ये आपको साथियों ध्यान रखना है।
ठीक है। उसके अलावा साथियों ईएमआई की अगर बात करते हैं ना, ईएमआई की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों, क्या होती है? इक्यूटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, हिंदी में कहते हैं समान मासिक किस्त होती है। तो सबसे अलग इसमें क्या होगी ना साथियों, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सबसे अलग हो जाएगी। तो इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न, और क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के मैदान में खेला जाता है? ये साथियों इसी क्वेश्चन का आंसर है, मतलब इसी वीडियो में साथियों मैं आपको करवा चुका हूं। मैंने ये सही के लिया है कि आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे साथियों। ठीक है, चलिए। तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट कहां पर खेला जाता है? फ्रेंच ओपन साथियों खेला जाता है ये घास के कोर्ट में, या ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है घास के कोर्ट में, या विंबलडन खेला जाता है घास के कोर्ट में, या यूएसए ओपन खेला जाता है। तो इसका आंसर साथियों आपको बताना है। किस प्रकार से बताएंगे कि 50 का साथियों ऑप्शन ए होगा, अगर बी है तो बी लिखना है, अगर सी है तो सी लिखना है, और अगर डी है तो साथियों डी लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न मैं आपको इसी क्लास में करवा चुका हूं। तो साथियों ये सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। तो